Hello, my dear students. Welcome to this YouTube channel English Origin. आज आज के इस सेशन में मैं आपको पार्ट 2 का डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सिलास मार्नर नाम के फिक्शन में आपको मैं पढ़ाया था पार्ट 1, जिसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन से दिए थे अबाउट द राइटर एंड अबाउट द फिक्शन और अबाउट द कैरेक्टर्स। फिर हम इसके जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल को फोकस करके बताए थे आपको कि साइकोलॉजिकल नॉवेल होता क्या है और कैसा होता है और कौन एक सक्सेसफुल ऐसा फिक्शन है। उसमें इसकी चर्चा हमने की थी और आज हम उसी का आगे वाला हिस्सा कि वो हाउ फार इट इज़ ये साइकोलॉजिकल नॉवेल, इसी की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। लेट अस एनालाइज। आज हम इसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ सिलास मार्नर्स कैरेक्टर। ये सिलास मार्नर के कैरेक्टर का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने जाएंगे। और ये देखिए आपके नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज़ है कि हियर आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको यू शुड बी फंड ऑफ रीडिंग फिक्शंस एंड नॉवेल्स, क्योंकि जो भी बड़े लोग हुए, जो भी सक्सेसफुल लोग हुए, वो ज़रूर फिक्शन पढ़ते थे। आप लोग भी इसकी आदत लगावे हैं। तो चलिए इसको जो हम पढ़ते हैं और इससे क्या समझना है, इसमें क्या असर इसका होता है, ये सब बातें आपको बताते हैं। ही लिव्स द लाइफ ऑफ ए रिकलस, दैट इज एन अनसोशल रिकलस कहते हैं। ये सिलास मार्नर का जो कैरेक्टर है वो रिकलस हुआ। रिकलस का मतलब होता है एकांतवासी, जिसको एकांत में ही मन लगता है और एकांत में ही वो काम करता रहता है और ज़्यादा मिक्सिंग नेचर का नहीं होता है, ज़्यादा सोशल नेचर का नहीं होता है। उसको कभी कभी अनसोशल भी कहा जाता है। सिलास मार्नर को लोग अनसोशल कहते थे, सिलास मार्नर को लोग रिकलस कहते थे। तो चलिए आप समझ गए अब ये क्यों हो रहा था, क्यों ये आदमी ऐसा हो गया, इसका भी रीजन हम समझते हैं। It appears as if some tragedy has happened in his life. आदमी तब अकेला रहता है जब उसके जीवन में कोई दुखान, कोई ट्रेजेडी हो जाता है। वो लोगों से मिक्स नहीं कर पाता है, वो अंतर मन में बड़ा परेशान रहता है। टू कीप अवे द बिटर थॉट्स, और जब वो अकेले रहता है तो किसी तरह से अपने जीवन का जो भी बिटर थॉट्स है, तीखे ऐसे विचार हैं, उससे छूट दूर भागने के लिए, एक तरह से स्केप करने के लिए, पलायन करने के लिए वो इस तरह का काम करते हैं। ही डिवोट्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट हिज लूम। अब यहाँ देखिए, ये है तो एक छोटा सा सेंटेंस, बट इट गिव्स यू ए वाइड नॉलेज। व्हाई ए मैन डिवोट्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट हिज वर्क। क्यों कोई आदमी बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को एक पढ़ाई तो बड़ा भारी लगता है, संभाव आप 1 घंटे बैठ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको ढेरों काम करना रहता है। दोस्तों से मिलना है, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें। तो ये आप मिक्सिंग नेचर के हैं, आपके पास कोई ट्रेजेडी अभी नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कोई हादसा हो जाएगा या कोई ट्रेजेडी हो जाएगी तो आप धीरे धीरे लोगों से कटते हुए अकेले हो जाएंगे। यही रिकलस होने का रीजन होता है। इसीलिए ऐसा आदमी क्या करता है कि अपना ज़्यादातर समय अपने काम में देता है। इसका काम क्या था, तो लूम चलाना, मतलब करघा। ये एक वीवर था, इसीलिए वो लूम चलाता था। तो पहले तो उतना बढ़िया से नहीं चलाता था, लेकिन जब इसको ये परेशानी होने लगी तो लोगों से कट करके वो अपने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया और उसमें वो सेंट्रलाइज हो गई। इसको एक्सेंट्रिक भी कह सकते हैं। But a spark of love is still there in his character. लेकिन आदमी कितनों अकेला हो जाए, कितनों समाज से विमुख हो जाए, कितनों समाज से विमुख हो जाए, लेकिन उसके अंदर एक स्पार्क ऑफ लव होता है। स्पार्क ऑफ लव समझते हैं, कहीं कोई थोड़ा सा उसको तो भी थोड़ा सा प्रेम मिल जाए, स्नेह मिल जाए,
क्योंकि आदमी प्रेम स्नेह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, घृणा में ज़्यादा देर तक वो नहीं रह सकता। इसीलिए एक स्पार्क ऑफ लव जो है वो उसके दिल में अभी भी है। आगे देखते हैं, एलियट्स साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एक्शन ऑफ द वीवर। ये वीवर का जो अंदर का साइकोलॉजी है उसमें क्या एनालिसिस करता है, तो पाते हैं कि ये बड़ा ही एप्ट है और एक्यूरेट है। ये जो हम कहे कि आदमी कब अपने काम पर फोकस करता है, जब वो दुनिया से टूट जाता है, अकेला रहने लगता है, तो वो ये भी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ कि वो आदमी क्यों रिकलस हुआ। आगे देखिए, ही प्रेजेंट्स वेल द डेप्थ ऑफ हिज सफरिंग्स। तो ये जो जॉर्ज इलियट है बहुत बढ़िया से उसके कष्ट की गहराई को खूब बढ़िया से प्रस्तुत करता है। इट इज़ वेल एविडेंट, इसका प्रमाण अच्छी तरह से तब मिलता है व्हेन हिज ओल्ड पिक्चर इज ब्रोकन। आपको कहानी में आपको बताए थे हम कि वो क्या कर रहा था कि सिर्फ काम करता था और काम से जो उसको मजदूरी मिलती थी तो एट दैट टाइम गोल्ड कॉइन्स मिलता था, सोने का सिक्का मिलता था, और उसी को कलेक्ट करके वो उसी में मगन रहता था और उसको एक घड़े में रखता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, कहानी आपको याद दिलाते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि उसका वो घड़ा ही तोड़ करके कोई पैसा लेके भाग गया। वो कौन था? टनसन कैश, उसका पैसा चुरा लिया था, आप समझ गए, और उसका फोड़ दिया था। अब ये फूटा हुआ जब घड़ा देखा था वो, तो उसने कैसे रिएक्ट किया था कि वो, देखिए इसको समझिए, he gathers the 3 pieces and places them in a corner। वो उस घड़े के टूटे फूटे टुकड़े को भी कलेक्ट करके अपने ही कॉटेज के, अपने ही घर के झोपड़ी में एक कोने में रख दिया था, क्योंकि वो उसी की धरोहर थी। उसके जीवन का दिन भर के मेहनत का मजदूरी, महीनों का, बरसों का, वो यही था, और वो चोरी चली गई। तो आज भी वो उससे डिटैच नहीं होना चाहता है। जैसे किसी का कोई प्रिय आदमी अगर बिछड़ जाता है तो देखते होंगे कि किसी का दादा परदादा मर जाता है, उसके गले लग कर रोता है, उसको छोड़ता नहीं है वो, इसलिए कि वो जानता भी है कि अब वह नहीं है, फिर भी उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उसी तरह से ये जो सिलास मार्नर था वो अपने गोल्ड से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसके टुकड़े को संजो करके रखा था। आगे देखिए, द नॉवेलिस्ट हैज वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड द कंडीशंस of Silas Marner's hurt after his Guinea's gold coins have been stolen। जब उसका वो गोल्ड कॉइन्स चोरी हो गया था तो उसके उस मन स्थिति को, उसके इस कंडीशन को बहुत बढ़िया से ये नॉवलिस्ट ने इसमें उतारा है। एट फर्स्ट ही डज नॉट बिलीव, पहले तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है दैट हिज मनी हैज़ गॉन, कि उसका पैसा चला गया। अगर आपका कोई प्यारा आदमी अगर गुजर जाता है, मर जाता है, तो वो क्या करता है कि नहीं मानना चाहता है कि वो मर गया है, एडमिट नहीं करना चाहता है। ही पुट्स कैंडल, वो अपने मोमबत्ती को रखता है इनसाइड एंड सर्चेज हिज बेड, अभी भी उसको आशा है कि उसको गोल्ड कॉइन्स मिल जाए। उसी तरह से जब कोई अपने प्रिय के डेड बॉडी से लिपटा रहता है तो चाहता है कि अभी भी वो आँख खोलो ना, बात करो ना, ऐसे करते हैं। तो वही इसकी स्थिति है। इज एवरी कॉर्नर ऑफ हिज कॉटेज, वो अपने कॉटेज का हर कोना ढूंढ छान मारता है उस गोल्ड कॉइन के लिए। यद्यपि वो जान गया था कि अब गोल्ड कॉइन नहीं, जब घड़ा फूट गया तो इसका मतलब वो दैट हैज ऑलरेडी स्टॉलन, वो चोरी जा चुका है। देन ही स्क्रीम्स, उसके बाद जब वो मान लेता है कि कहीं नहीं है घर में, तो बड़ा जोर से चिल्लाता है, बहुत जोर से। स्क्रीम शब्द जो है ना, क्राई से भी ऊपर है, बहुत जोर से चिल्लाता है। लिव्स दी कॉटेज, वो कॉटेज को छोड़ देता है और फॉर द रेड हाउस, बेयर हेडेड, एकदम कड़ाके की ठंड में वो निकल जाता है। माथे पर कुछ टोपी वगैरह नहीं रखा है, वो जाड़े का समय है और वो इंग्लैंड का कहानी है तो वहाँ बहुत ठंडी भी था। एंड क्वाइट अनकॉन्शियस ऑफ द रेन आउटसाइड, बाहर में बारिश भी हो रही है फिर भी वो निकल जाता है, यानी कि उसको वातावरण की कोई फिक्र नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि सिलास मार्नर के कैरेक्टर में किस किस तरह का साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो रहा है
और किस तरह का उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट है वो देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा we find a psychological analysis of the complex emotions of Duncan Cass। अब यहाँ डनसन कैस के बारे में, वही जो उसका चुराया था। बट हिज थॉट्स लीड्स हिम टू गॉडफ्रे वाइल्डफायर। वो वाइल्डफायर जाता है और वहाँ जा कर के एडमिट भी कर लेता है। दिस आइडिया ब्रिंग्स हिम हेट्रेड ऑफ गॉडफ्रे। गॉडफ्रे का घृणा भी उसको मिलता है इनटू प्रोमिनेंस, बहुत ज़्यादा। एंड ही रिज्यूम्स ही जर्नी। और उसके बाद वो जब उसका भाई भी बहुत नाराज़ होता है कि तुम बेवकूफ़, ये सब उल्टा पुल्टा काम करता है, उसका चोरी कर लिया, हाँ तुम मेरा पैसा गांव में कलेक्शन करने भेजे थे, वो कलेक्शन भी तुम रख लिया। तो वो बड़ा क्या कहते हैं, घृणित होकर के वहाँ से निकलता है। ए कॉल एट वीवर्स कॉटेज इज मेड to appear naturally by telling the reader that Duncan had all along been thinking कि डनसन हमेशा ये सोचता था कि मार्नर्स का पैसा के बारे में वो सोचता रहता था। इट इज़ प्रिसाइजली एन आइडिया दैट इज सजेस्ट अनदर टू आवर माइंड। दूसरी बात ये भी इसमें हम समझते हैं कि एलियट ऑल्सो प्रेजेंट्स ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर गॉडफ्रे। अब आते हैं गॉडफ्रे कैस का साइकोलॉजी। देखिए ये क्या करता है, वी मे रेफर टू द स्टेट ऑफ हिज माइंड, उसके मानसिक दशा को इसमें बताते हैं। व्हेन द वीवर, जब वीवर जो है अपीयर होता है इन द रेड हाउस, रेड हाउस जब पहुंचता है तो क्या होता है, विद द चाइल्ड इन हिज आर्म, उस बच्चे को बाह में लेकर के, तो हाउ डज ही ट्राई टू हाइड द मैटर, कैसे वो इस बात को छिपाना चाहता है that he himself is the father of the child। यहाँ हो जाएगा himself is the father, is is himself the father of that child। वो जो बच्चा जन्म जिसको पाया था, वो क्या नाम, सिलास मार्नर, वो तूफानी रात को, तो उसको उठा करके अपने घर ले आता है रेड हाउस, और वहाँ आकर के वो बाद में फिर वहाँ आता है कौन, गॉडफ्रे कैस। और अच्छी तरह से वो जानता है कि वही इस बच्ची का बाप है, क्योंकि वहाँ मौली मरी हुई दिखी थी। हाउ डज ही ट्राई टू हाइड द मैटर, वो इसको कहाँ गया, सॉरी, राइट, एंड हैज ही फॉलोइंग द डॉक्टर टू द कॉटेज ऑफ सिलास मार्नर। वो सिलास मार्नर के कॉटेज आता है टू सी इफ मॉली डाइड, कहीं मॉली मर तो नहीं गई, देखता है लेकिन मॉली मर जाती है। मोर ओवर गॉडफ्रे हैज़ ए हिडन इंटरेस्ट इन द ब्रिंगिंग ऑफ ईपी बाय सिलास मार्नर। एक बात सच है कि अब सिलास मार्नर के यहाँ रह तो गया, लेकिन चिंता हो रही है कि इसको गॉडफ्रे को बेचैनी है कि है तो मेरी बच्ची, वो तो गरीब आदमी है, उसका परवरिश कैसे होता होगा, ये तो बड़ा कष्टकारक स्थिति है। उसके बारे में वो हमेशा चिंतित रहता है, माना वो तनावग्रस्त अभी भी है। तो देख रहे हैं कि ये किस तरह का स्थिति है, बड़ा ट्रेजिक सिचुएशन है कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज नॉट enjoying the life, rather they are in depression or some kind of anxiety is there in their mind। हर आदमी चिंतित है, यही देखते हैं। तो गॉडफ्रे कैस जो है इंटरेस्ट रखता था एपी में। एपी कौन है, मौली का बच्चा है जिसकी परवरिश कर रहा है सिलास मार्नर। दीज कैरेक्टर्स, ये सभी कैरेक्टर्स में बी रिजिडली रियलिस्टिक। अब देखिए कि इतनी कहानी आप सुने ना तो आपको लगने लगा कि बड़ा यथार्थ बात है, हाँ इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है। एज दे आर ऑल कन्फर्म टू दोज लॉज एंड रूल्स विच ह्यूमन फीलिंग्स एंड ह्यूमन इमोशंस, जो भी ह्यूमन इमोशन है, ह्यूमन फीलिंग है, उसको वो कन्फर्म करता है सारे कैरेक्टर। और बड़ा ये लाइवली स्टोरी लगता है, बड़ा जीवंत कहानी लगता है कि हाँ इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है। तो कहानी में आपको आनंद आता है। तो हम यहाँ कहानी को नहीं डील कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक एस्पेक्ट, इसका एक पहलू, वो पहलू
जिससे यह साबित होता है कि दिस वेरी पर्टिकुलर फिक्शन इज इन फैक्ट ये साइकोलॉजिकल नॉवेल, ये साइकोलॉजिकल फिक्शन, जिसमें कि कहानी से ज़्यादा कैरेक्टर्स के मन स्थिति का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। तब कहते हैं इट कैन बी सेड दैट सिलास मार्नर इज ए साइकोलॉजिकल नॉवेल एंड ऑफ कोर्स निस्संदेह जॉर्ज एलियट इज मेलंकोलिक, ये मेलंकोलिक होना चाहिए। जॉर्ज एलियट बहुत उदास बड़ी बात कहता था, इसलिए वो मेलंकोलिक था। कहानी भी उसने बड़ा मेलंकोलिक बनाया। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए